बात नहीं करो, बात नहीं करो। थोड़ा बुलाओ तो किसी को, क्लास में है ही नहीं। पीछे से देखो कोई क्लास में है क्या, जरा नीचे किसी को बुला दो, असिस्टेंट को। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे बताओ? किस क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए थे भाई? हाँ, 78। भाई आप लोग बात कर लो, 1 घंटे का समय है। ठीक, ओके, करो, स्टार्ट राइट नाउ। 1 घंटे बाद पढ़ाऊंगा। फुल टाइम आपको बात करने के लिए आज दिया मैंने, ताकि आपका पेट भर जाए, आपकी आत्मा भर जाए बात करने से।
किस क्वेश्चन तक पहुंच गए थे? 78। ये हो गया था। देखो भाई, कह रहा है कि किसी शंकु की ऊंचाई हाइट 6.25% से घट गई, 6.25% से घट जाए और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए, यानी रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो शंकु का आयतन 40% से घट जाता है। शंकु का जो आयतन है वो 40% से घट जाता है। तो बताइए, नए शंकु की त्रिज्या पहले शंकु की त्रिज्या से कितना कम है? जो नया वाला रेडियस है वो पहले से कितना कम है? तो इस पूरे क्वेश्चंस में कोन के वॉल्यूम, सुनो सुनो, हेलो, ये एसी को ना ऐसे ऐसे मत करो, ये सिर्फ मेरे तरफ कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना? हाँ, सिर्फ मेरे तरफ करो, इधर घुमाओ मत। शंकु का आयतन दिया हुआ है। शंकु का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई कंस्टेंट है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है? रेडियस और हाइट पर। अच्छा, मेरे से पूछ क्या रहा है? रेडियस, रेडियस हमसे पूछ रहा है। तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू कर लेते हैं V/h। वॉल्यूम में हाइट से भाग देंगे तो हमें रेडियस स्क्वायर मिलेगा, बट हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन हाइट का स्क्वायर रूट, वॉल्यूम अपॉन हाइट का स्क्वायर रूट। तो वॉल्यूम में हाइट से भाग दो, उसका रूट निकालो, तो वॉल्यूम यही है। 6.25% का मतलब 1/16 लिख पाया है मैंने आपको। 40% का मतलब होता है 2/5। हाइट इतना परसेंट से कम हो गया, इसका मतलब 16 था, 1 कम 15। ये वॉल्यूम है, आप सॉरी वॉल्यूम है ना, पहले वॉल्यूम हमारा 25%, सॉरी 40, तो 5 में से 2 गया 3, ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है ना? यहां से देखिए, यहां पहले वॉल्यूम है, फिर हाइट है। हाइट 6.25 मतलब 16 से 1 कम 15, ये हमारा हो जाएगा हाइट। वॉल्यूम में हाइट से भाग दोगे तो यहाँ वॉल्यूम अपॉन हाइट आ जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं, 5/16 हो जाएगा और 1/ डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 25 और ये 16 और ये वॉल्यूम बाई हाइट है। बट अगर इसका हम रूट निकाल दें तो मेरे को रेडियस मिलेगा, इसका भी रूट इसका भी रूट, तो ये 5 और, तो पहले रेडियस ये था, आज ये है, लेकिन आज ये नहीं है, आज 15 है। इसने बोल रखा है ना कि शंकु की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो पहले ये था, आज ये हो जाए, तो 15, तो 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75। तो कह रहा बताओ पहले से आज कितना कम है? तो बताइए, नए शंकु की त्रिज्या पहले शंकु की त्रिज्या से कितना कम है? नए शंकु की त्रिज्या पहले से कितना कम है? तो 1 कम है, 1 का 3.75 टाइम्स, तो ये 3.75 हो जाएगा। बोलो सही है?
तो एक बार देख लो, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक सवाल था। ठीक है, रेडियस के बारे में पूछ रहा था, नोट डाउन करो अच्छे से। और अगला सवाल देंगे, थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना, लगाने की कोशिश करना। और क्लास का थोड़ा ध्यान दो आप लोग भी, ठीक है ना। हाँ, क्लास में कोई टीचर आए तो बात करना मत शुरू कर दीजिए, बात बंद रखिएगा। आगे चल सकते हैं बच्चे। चलो, ये सवाल एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा। ये सवाल एक बार कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर बताइए। ट्राई कर रहे हो आप लोग? चलो, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, थोड़ा इसको आप अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट भी टिक कर लेना। एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। मतलब कोई भी डिब्बा इंजन में नहीं लगा है, उस समय चाल क्या है? 20/3 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की गति में कमी, ट्रेन की स्पीड में कमी इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। मतलब ट्रेन की स्पीड में जो वेरिएशन है डेल्टा एस, ये प्रोपोर्शनेट है उसमें लगे नंबर ऑफ बोगी के वर्गमूल के। ठीक है, यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो उसकी चाल 50/9 मीटर पर सेकेंड होती है। ज्ञात कीजिए कि अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे, ध्यान देना, मैक्सिमम मिनिमा का केस है। मैक्सिमम मिनिमा सिर्फ एडवांस मैथ में नहीं आता, मैक्सिमम मिनिमा आपके इन जनरल केसेस में भी आ जाते हैं, अर्थमेटिक के सवाल में।
तो मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है इंजन। तो ट्रेन की स्पीड में वेरिएशंस उसमें लगे नंबर ऑफ बोगी डब्बे के वर्गमूल के प्रोपोर्शनेट मैंने लिख लिया। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एक कंस्टेंट आएगा, भाई प्रोपोर्शनेट हटेगा तो आएगा ना कंस्टेंट। डेल्टा एस मतलब फिजिक्स पढ़ा होगा, S1 माइनस S2। डेल्टा का मतलब होता है वेरिएशंस। फिजिक्स में थोड़े बहुत इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए इन सब चीजों को पढ़ा होगा आपने। अब देखो भाई के का मान तो चाहिए। तो जब हमारे ट्रेन में कोई भी डब्बा नहीं था, कोई भी डब्बा नहीं था, तब स्पीड क्या थी 20/। हम इसमें 4 डब्बे जोड़ दिए तो स्पीड कितनी हो गई। कितने डब्बे जोड़े थे 4 डब्बे जोड़े तो स्पीड ये हो गई। अब k इंटू नंबर ऑफ बोगी कितनी है 4, इनका डिफरेंस लो, ये 9 आएगा, 3 तरीक का 9, 60, 10, ये 50 आएगा। और ये क्या आएगा 2 से कटाइए तो बच्चे k का मान तुम्हारा आ गया 5/, k का मान 5/9 हमने निकाल लिया। k का मान 5/9। यहां तक कोई इशू है क्या? बहुत बढ़िया। ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चे जो आपके प्री में तो नहीं दिखेंगे, ये जब भी दिखेंगे ना तो मेंस वगैरह में दिखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब कह रहा है कि बताओ ट्रेन का जो इंजन है वो मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है। अब हमें क्या पता मैक्सिमम कितने खींच पाएगा। हमने देखा कि जब एकदम कोई डब्बा नहीं खींच रहा था तो स्पीड क्या थी। मान लो हमने उसमें इतना डब्बा जोड़ा कि ट्रेन कैन जस्ट स्टॉप, 0। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मैक्सिमम पूछ रहा है। कह रहे बताओ अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। तो अधिकतम डब्बे कितने खींच सकता है, तो हमने इतना डब्बा जोड़ा इसमें कि उसकी स्पीड क्या हो गई 0 हो गई। और के का मान 5 बटा नंबर ऑफ बोगी, हमें क्या पता नंबर ऑफ बोगी, ये तो निकालना है। तो हमने इसको क्या किया 5 से और 3 तरीका तो अंडर रूट बोगी इज इक्वल टू कितना 12। अब बी निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बी बराबर 144। तो हमारा आंसर क्या हुआ 144। ऐसा नहीं है, ध्यान दो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट स्टेज में आके भी आपसे गलती करा देगा। आंसर 144 नहीं है, आंसर है 143। क्योंकि इसने कहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। तो अधिकतम मतलब खींच सकता है, ये तो हमने स्टॉप कर दिया है। तो 144 डब्बे में ट्रेन कैन जस्ट स्टॉप, बट इसने कहा कि नहीं, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन विद विच द इंजन कैन जस्ट मूव इज, मतलब वो अधिकतम डब्बा कितना है जिससे ट्रेन का इंजन उसे खींच सकता है। हम डब्बे जोड़ते गए, इंजन चलता गया, जोड़ते गए चलता गया। 143 जोड़े, चल रहा था, जैसे ही 144वां जोड़े कैन स्टॉप, रुक गया वो। लेकिन ये करा नहीं, हमको रुक गया वो वाला बोगी नहीं चाहिए, कैन जस्ट मूव, चल सके वो अधिकतम डब्बा। तो एक कम 143। अब ऐसा तो नहीं कि इंजन काट के निकालोगे कि थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं चलने लगेगा, ऐसा नहीं। इंटीजर नंबर होगा ना। आपने 2 बोगी 4 बोगी 5 बोगी सुना होगा, आप 3.5 बोगी नहीं सुने होंगे ना। तो हमारा क्या होगा आंसर 143, मतलब लास्ट स्टेज में भी गलत करा देगा आपसे 144। हाँ, अगर ये कहता वह अधिकतम डब्बे जिससे ट्रेन का जो इंजन है वो कैन जस्ट स्टॉप, तो क्या आंसर होता? तो 144 होता, क्योंकि वो मैक्सिमम 144 ही है जिसपे वो स्टॉप हो जाएगा। नोट कर लो बच्चे, फिर आगे।
कर लिया आप लोग? आगे बढ़ सकते हैं? चलो फिर एक बार एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, दें आप लोग ट्राई करोगे? ये वाला ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी दिया वैसा ही क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार कोशिश करो और लगाने की और बताओ आंसर क्या होगा। ट्राई करिए। हाँ जी बच्चे बताओ। 9। देखो, एक हार का मूल्य उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। जो हार का प्राइस है, फेयर है, वो क्या है? उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। मोतियों की संख्या n मान लिया, उसके प्रोपोर्शनेट। इसके साथ यह मोती की त्रिज्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। मोती की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसके वर्गमूल के भी अनुक्रमानुपाती। सही है? मोतियों की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती, ठीक, इतना ही है भाई। देखो ये फॉर्मूला है। अब ये वो फॉर्मूला है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले 75 मोतियों के हार का मूल्य 150। मूल्य 150 है। कितने मोती हैं? 75। 75 मोतियों वाले हार, 1 सेंटीमीटर रेडियस, 1 सेंटीमीटर रेडियस के कितना मूल्य है? 150। तो 75 दूना, तो के का मान तो देखो यार बड़े आराम से आ गया। के का मान तो बड़े आराम से आ गया 2। के का मान तो बड़े आराम से आ गया 2। अब कह रहा है 150 रुपए। ज्ञात कीजिए 170 मोतियों वाले हार जिसका मूल्य 600 है। ज्ञात कीजिए 170 मोतियों वाले हार, 100 मोतियों वाले हार जिसका मूल्य 600 रुपया है, उसका रेडियस क्या होगा? तो प्राइस है 600, के का मान है 2 और 100 मोतियों वाले हार हैं और रेडियस हमें बताना है। तो ये तो 200 हो गया ना, 200 का 3 बार, तो अंडर रूट r इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इसका मतलब कि 9 सेंटीमीटर के रेडियस का हार था। सही है ब्रदर? ये था। सही है? एक बार देख लो, चेक कर लो, नोट करना चाहो तो करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन है? खड़े हो जाइए तुरंत। हाँ भैया बताओ क्या दिक्कत है? अरे तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कहाँ नहीं आया? आईबे नहीं किया तो हम क्या समझे कि पढ़ भी नहीं पा रहे हो? हाँ, ये फार्मूला मैंने नहीं लगाया है, ये क्वेश्चन में बोला है। ये नहीं समझ में आया तो गारंटी है ये भी नहीं समझ में आया होगा। हाँ, हम 12 साल से यही कर रहे हैं। अब पूछने का लहजा सही करो। फिर से बताइए नहीं समझ में आया?
मैनर में खड़ा होना सीखो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, मेरा मूड डेली खराब नहीं होता, लेकिन किसी एक दिन खराब होगा मैं सुधार दूंगा, और अगले दिन से क्लास भी छोड़ दूंगा तुम्हारी। अपने पास 72 टीचर है, पढ़ो। मैं अपने आप को हीरो नहीं मानता, दुनिया मानती होगी अपने आप को हीरो। मैं क्या हूं सिर्फ मैं जानता हूं, और हमको जानने दो। हाँ तो लहजा सीखो थोड़ा सा कि कैसे पूछा जाता है प्रश्न। प्रेम से बोलना सीखो, पहले तरीका सीखो, ठीक है ना। हाँ बोल रहा है कि नहीं समझ में आया, फिर समझा दिए, लिख ली हो गया हमको। ये तरीका है। हाई स्कूल इंट्री क्लास चल रही है क्या कि तुमको तमीज भी सिखानी पड़ेगी? और इनके चलते सब लोग समझ लेना, कोई भी चीज पूछने से पहले थोड़ा तमीज सीखना। तमीज सीखोगे, आपके लिए बहुत कुछ देके जाऊंगा। बदतमीजी करोगे तो हम उसमें भी आगे हैं। यहां मिलोगे अध्यापक हैं, बाहर मिलोगे तो हम बदमाश भी हैं। ध्यान रखना इस बात का अच्छे से। हाँ बैठ जाओ। दोबारा समझा रहे, समझो। ये कह रहा है कि हार का मूल्य उसमें लगे मोतियों की संख्या के क्या है, समानुपाती है। और हार का जो रेडियस है उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती भी है। तो भैया हमने हार की संख्या n ले ली, रेडियस √r कर लिया, प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपाती है। तो जो किराया है वो यहां पे k × n और √r। अब हमें k का मान निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 150 रुपए वाले हार जिसमें मोतियों की संख्या 75 है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, इससे k का मान आ गया 2। तो कह रहा है कि तो बताइए 600 रुपया कीमत वाला हार जिसमें मोतियों की संख्या कितनी है, 100, उसका रेडियस क्या होगा। k का मान निकाल चुका है हम लोगों ने 2, हमने पुट कर दिया। तो 200 का 3 गुना 600, √r बराबर 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो r = 9। हाँ अब ध्यान रखना, कंसेप्चुअल चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब ये कैलकुलेशंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे काट दिए कैसे कर दिए, तो ये बहुत पेनफुल प्रॉब्लम है आपको। ये आपको प्रॉब्लम खुद से रिजॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन तो हम कक्षा 5, 6, 7, 8 से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट आ गया भाई अगला टाइप, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। नोट कर लो, ये भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, बहुत ध्यान से समझना। सही है बच्चा, चलो हेडिंग लगा लिया। अब ध्यान से सुनना, पॉपुलेशन के जितने भी प्रश्न हम यहां करने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्न का मेजर पोर्शन सक्सेसिव पे होगा। सक्सेसिव क्या होता है आप जानते हैं, एक स्टेप लेने के बाद जहां पहुंचे वहीं पे अगला स्टेप, जहां पहुंचे वहीं पे अगला स्टेप, जहां पहुंचे वहीं पे अगला स्टेप। तो अगर ऐसा चल रहा है तो ये सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव की पहचान तो आपको है, लेकिन ध्यान रखना सक्सेसिव कई लहजे में बोलता है। कई बार ऐसा होता है रिमेनिंग बोलेगा, कई बार ऐसा भी होगा कि रिमेनिंग नहीं बोलेगा, लेकिन क्वेश्चन का भाव ऐसा होगा जो रिमेनिंग को इंडिकेट कर रहा होगा। तो थोड़ा मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो सवाल को पढ़ो, सिर्फ रट्टा मार के नहीं बैठना है कि रिमेनिंग बोलेगा तो ही सक्सेसिव है। कभी कभी रिमेनिंग नहीं भी बोलता है, तो ध्यान रखना है सक्सेसिव का क्या फंडा है, ठीक है ना। हाँ मेजर पोर्शन सक्सेसिव पे होंगे। जैसे देखो ये प्रश्न, एक नगर की जनसंख्या 18,900 है। ये नगर की जनसंख्या कितनी है, 18,900 है, जिसमें 4/9 भाग पुरुष है, जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं। यदि कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है और शेष महिलाएं हैं, तो ज्ञात करें कि यदि 50% पुरुष विवाहित है तो कितने % महिलाएं विवाहित है। पहले इसको आप लगाओ इन जनरल। एक बार थोड़ा सोचिए, गलत सही जो भी होगा कोई इशू नहीं है, एक बार ट्राई करिए।
और हमको लगता है आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ऐसा कुछ दम नहीं है। कितना भैया? 40। अच्छा, सी नंबर कितने लोगों का आंसर है बच्चे? देखो भाई, एक नगर की जनसंख्या 18,900 है, जिसमें पुरुष और महिला है। तो भाई देखो, एक नगर की जनसंख्या कुल 18,900 है, इसमें पुरुष भी है और महिला भी है। कह रहा है इस पूरी जनसंख्या में 4/9 भाग पुरुष है, तो लोग क्या करेगा कि 18,900 का कितना निकालेगा? 4/9 भाग, ये तो करेगा। इस पूरी जनसंख्या का 4/9 भाग कौन है? पुरुष है। तो पूरी जनसंख्या का 4/9 भाग निकालेगा। पूरी जनसंख्या का 4/9 भाग निकालेगा तो ये काट दो, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 00, तो हो जाएगा ये 8400। कितना होगा? 8400। ये कौन आया? मेल। 8400 ये कौन आया? मेल। फीमेल क्या है? तो फीमेल क्या करोगे? इसमें से घटा दो तो हो जाएगा 10,500। ये फीमेल आ गया। उसके बाद कह रहा है 50% मेल विवाहित है। 50% मेल विवाहित है। 8400 का 50% क्या आएगा? 4200। अगर 4200 मेल विवाहित है तो गारंटी है कि 4200 महिलाएं विवाहित होंगी। अब यहां सोचने मत लगना, क्योंकि एक पुरुष के साथ एक ही महिला विवाहित हो सकती है। समझ गए ना भाई? तो बहुत ज्यादा यहां सोचना नहीं है। अगर 4200 पुरुष विवाहित है तो महिला भी कितनी विवाहित होगी? 4200। कितनी महिलाएं विवाहित हैं? कितनी प्रतिशत? तो 4200 महिलाएं विवाहित है किसमें से? महिलाओं की संख्या में से। भाई महिलाओं की संख्या ये है ना, उसमें विवाहित हैं कितनी? 4200 इंटू 100। 100 से घटेगा 105 का 4 गुना होता है 420। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा कितना? 40%। कितने लोग का आंसर आया था 40%? जिसका भी आया क्या सब लोगों ने ऐसे ही लगाया? चलो, मैक्सिमम लोग हो सकता है ऐसे लगाए हों, बाकी लोग और भी कोई तरीका अपनाए हो, तो ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी प्रश्न में अगर आपसे आपका आंसर परसेंटेज में है, फ्रैक्शंस में है, रेशियो में है, मेरी बात ध्यान सुनना। किसी भी प्रश्न में लिखने का टाइम देंगे मैडम, सुनिए पहले। किसी भी प्रश्न में आपका आंसर परसेंटेज में है, फ्रैक्शंस में है या रेशियो में है, तो ऊपर दी हुई वैल्यू का कोई खास मतलब नहीं होता। ऊपर दी हुई वैल्यू का कोई खास मतलब नहीं होता। फिर क्या करना है? फिर ध्यान रखना कि फिर जब हमारा आंसर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो इस वैल्यू का प्रयोग ना करके क्वेश्चंस में दिए हुए परसेंटेज और फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करो। क्योंकि हमारा आंसर अगर फ्रैक्शंस में है, परसेंटेज में है, रेशियो में है, तो नंबर से क्यों लड़ें? फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई काम मैडम जी से है तो हम इनसे डायरेक्ट बात करना चाहेंगे, हम बगल वाले से इनके बारे में नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर मान लो कोई काम है इनसे और इनसे बात नहीं हो पाई, चाहे क्लास में ये प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो इनके दोस्त हैं तो इनसे हम पूछ सकते हैं कि भैया ये कहाँ, इनसे बोलिए कि मेरे साथ एक बार बात करें। तो जब हमारा काम जिससे डायरेक्ट मैं उससे बात करूंगा, दूसरे का हेल्प क्यों ही लूं मैं? तो यही वाला रियल लाइफ का फंडा लगाओ
कि आंसर अगर परसेंटेज और फ्रैक्शंस और रेशियो में है ना, तो हमको परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो वाले प्रॉपर्टी से लड़ना है। हमको नंबर से क्यों ही लड़ना यार, हमारा आंसर नंबर में है ही नहीं, तो नंबर से क्यों लड़ने जाए हम। हाँ, लेकिन हम ये भी एक पक्ष आपके सामने रख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, बट 90% केस में ऐसा ही होगा। 10-5% केस में ऐसा भी होगा कि हमारा आंसर परसेंटेज फ्रैक्शंस रेशियो में है और हमें नंबर से लड़ना पड़ रहा है। मतलब हम ये कहते हैं कि आंसर परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो में है तो नंबर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी मतलब होता भी है। लेकिन जब होता है तो वो क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लग जाता है। अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, वहाँ आइडिया लगेगा आपको कि हाँ सर यहाँ समझ में आ रहा है कि इस नंबर का प्रयोग है। यहाँ तो इसका कोई प्रयोग नहीं है। कुल जनसंख्या इतनी है, ठीक, इसमें पुरुष और महिलाएं हैं। यदि कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, कुल जनसंख्या का 4/9 भाग कौन है? कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है। तो कुल जनसंख्या का अगर 4/9 भाग पुरुष है तो कितना पुरुष है? किसका? कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या 9 है तो पुरुष क्या है? तो आप अंडरस्टूड है कि महिला कितनी है? 50% पुरुष विवाहित है, 2 ही होगा। अब 2 पुरुष विवाहित तो महिला कितनी विवाहित होगी? तो कितनी महिला विवाहित है? 2। किसमें से? तो आपका आंसर तो 40% यहां डायरेक्टली मिल रहा है। तो आपको ये काम करने की जरूरत तो नहीं थी। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? उधर से एक फायदा भी होगा। अगर मैं कहता कि बताओ कितनी महिलाएं विवाहित हैं टोटल के सापेक्ष, तो 2 महिलाएं विवाहित हैं, टोटल कितना है? 9। 2/9 का मतलब 22.22%। और यहां 4200/18,900 काटने में ही आपका समय बीतेगा, ठीक है ना। तो रेशियो की प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि परसेंटेज, फ्रैक्शंस एंड रेशियो लिखना पढ़ना सीख लो, बहुत काम की चीज है। अब नोट करो इसको। यस, क्या भैया? उस साइड देखो, 4/9 मतलब 4 पुरुष हो गए, 9 में से तो 5 महिला हो गई। 50% पुरुष विवाहित है तो बच्चे 4 में से 2 पुरुष विवाहित हो गए। और 2 पुरुष विवाहित तो 2 महिला विवाहित होगी ना, 1 पुरुष के साथ 1 महिला। 2 पुरुष विवाहित मतलब 2 महिला विवाहित। अब 2 महिला विवाहित है किसमें से? महिलाओं की संख्या में से, तो 2/5। सही है? हाँ जी। नोट कर लियो, बताना आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब एक बार आप ट्राई करो, बताओ। सक्सेसिव है, स्टेप बाय स्टेप। सक्सेसिव की प्रॉपर्टीज समझते हैं ना आप लोग? बस, तो सक्सेसिव की ही प्रॉपर्टीज है। बोलना बच्चे, आगे बढ़े। एक बार कोशिश कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऑप्शन ए, चलो। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.66% से बढ़ गई।
देखो पहले साल 16.66% से बढ़ गई और 16.66 होता है 1/6। पहले वर्ष इतने परसेंट से बढ़ गई, ठीक है। और दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% से घट गई और दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% से घट गई। चलो मैडम बताओ परसेंटेज, आप चश्मा लगाएं। 37 सही 1/2% से घट गई, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? आप बताओ मैडम, ये बीच में, हाँ आप। 37 से 1/2% फ्रैक्शन क्या होता है? नहीं पता, वेरी गुड। आप बताइए, आप रहने दीजिए बताने को, आप लोग पन्ना पलटने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जो गाल पे हाथ रख के बैठे हो खड़े हो जाओ। आप ही बगल में आपके, ये आप गाल पे हाथ नहीं रखे हैं? हाँ वाह, मतलब आप जैसा कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आ पा रहा है। मैं आज 12 साल से प्रयास कर रहा हूँ। गाल पे हाथ रख के बैठे हो और आप उस कह भी रहा हूं जो गाल पे हाथ रख के बैठा है, उसके बावजूद भी आप नहीं उठ रहे हो, इसका मतलब क्या गहरा कॉन्फिडेंस है आपका। कहाँ खोए थे? हाँ, कुछ जिंदगी में देवी उवी भी है क्या आपके? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, देवी पे मत ध्यान दीजिए। हाँ बताइए, 57 से ही 1/7, ये तो हम समझ ही गए थे कि आप इसको देख ही लिए होंगे। हाँ नहीं देखे है ना, याद है ना? तो ये बताओ 57 से 1/7 कितना होता है फ्रैक्शन? चलो हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, शाबाश, आपको अवार्ड देंगे अभी हम। बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी निकले आप। 57 से 1/7 कितना होता है? 4/। अब आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप किस लेवल पे तैयार हैं। अब मैं बोलना बंद कर दिया आज से मैं आपको किसी चीज के लिए नहीं बोलूंगा। हमारा अपना काम है बच्चे पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ा के ढंग से चला जाऊंगा। रीजन, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मैंने विद्यार्थी को हर नॉलेज दी थी, कोई कमी नहीं की थी, ठीक है ना। अब हमको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाना घातक होता है, जैसे और अध्यापक नहीं करते, खट सिलेबस खत्म, वाह वेरी नाइस। बहुत मन से पढ़ाने से क्या ही मिल जाएगा? आप हो वैसे ही, रहोगे वैसे ही, बदलना 1% नहीं है आपको। अरे इंसान से कहा जाता है, बेवकूफों से तो नहीं कहा जाता ना। भाई कहते हैं ना, लात के आदमी बात से मानते नहीं है। आप आदमी बात के है ही नहीं, आप आदमी किसके हैं? लतियाने वाले। और आप इतने बड़े हैं कि वो काम हम खुद से तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हम खुद ही शांत हो जाएंगे। अब आप पढ़ो ना पढ़ो हम नहीं जानते भाई। आइए, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष बढ़ गई, दूसरे वर्ष घट गई, तो कहां से घटेगी? जहां से बढ़ के पहुंची है वहीं से घट जाएगी, घट के कहीं पहुंची होगी। और तीसरे साल इतना परसेंट बढ़ गई, तो कहां से बढ़ेगी? जहां पहुंच गई है वहीं से बढ़ेगी। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं ना। देखो ये मीनिंगफुल था, ये कह नहीं रहा रिमेनिंग का, लेकिन कह रहा है पहले साल गांव की जनसंख्या बढ़ गई। या मैं ऐसे कह लो, मेरी क्लास है, हमने कहा पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या जो थी वो इतना परसेंट बढ़ गई दूसरे दिन, और फिर दूसरे दिन वहां से कुछ परसेंट क्या होगी? घट गई। तो कहां घटी? जहां क्लास की संख्या पहुंच चुकी थी वहीं से घट गई, और घट के कहीं पहुंच गई। फिर अगले दिन क्या हुई? जनसंख्या बढ़ गई, तो कहां से बढ़ी? जहां पहुंच गई थी, फिर वहां से बढ़ के वहां पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक एक्शन लेने के बाद हम जहां पहुंच रहे हैं वहां से फिर अगला एक्शन ले रहे हैं ना। तो सक्सेसिव है, इतना परसेंट बढ़ गया। कितना बढ़ा? 1। किससे? पहले से। पहले 6 था, ठीक है ना, पहले मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में 6 था, तो 1 बढ़ गया। दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% से घट गया। इसका मतलब अगर ये 8 तक पहुंच गई थी तो 3 घट के 5। फिर अगले वर्ष इतना परसेंट बढ़ गया तो 4 बढ़ गया। किससे? अगर 7 तक आ गई थी पॉपुलेशन तो 4 बढ़ के। सक्सेसिव का कंसेप्ट आप समझते ना, पहले बताया था मैंने आपको। तो बच्चे 7 से तो 7 खत्म, अब कुछ कटने वाला नहीं है। 48 और, तो यदि हमारे गांव की जनसंख्या पहले 48 थी तो बढ़ते घटते बढ़ते फाइनली कहां पहुंच गई?
फाइनली पहुंच गई 55। ठीक है ना। कह रहा है कि बताओ 3 साल पहले नगर की जनसंख्या क्या होगी यदि 3 साल बाद नगर की जनसंख्या ये है। तो 3 साल बाद नगर की जनसंख्या ये है और इसकी वैल्यू 16,000 मेरे हिसाब से 300 गुना गया। 55 का 3 गुना 165 होता है। अब 300 गुना ये, तो 300 गुना ये, 3 बटे 24, 3 चौके 12, 13 14, 14,400। हाँ, कितने परसेंट से बढ़ गई, सॉरी जनसंख्या कितनी बढ़ी अगर ये पूछता तो 48 से 55 7 बढ़ी, 7 का 300 2100। कितनी बढ़ गई 2100। हालांकि हमसे ये पूछा नहीं है, हमसे तो पूछा है कि 3 साल पहले कितनी थी 14,400। सही है। हाँ, ये हमारा काम तो बन गया, लेकिन इसमें एक चीज और बढ़िया है जो हमें सीखना है। पहले सीखना, छापने चक्कर मत पड़ना। कई बार बोल चुका हूं कि छापने के चक्कर मत पड़ो, और केवल छापने ही आ रहे हो तो वो भी बता दो, तो हम भी छापे तुम भी छापो, दोनों काम मिल के हुआ, ज्यादा मजा आएगा, जल्दी छाप पाएंगे। क्यों? सॉल्यूशन का ये दूसरा स्टेप। देखो, आप हमसे ये बात पूछ सकते हो कि सर कैसे पता कि ये इनिशियल पॉपुलेशन है, आपने इसको फाइनल बोल दिया और ये इनिशियल बोला, ये कैसे पता? हो सकता हो बहुत से बच्चों को लग रहा हो कि सर ये तो क्वेश्चन लगाने के दौरान ही साफ साफ दिख रहा है कि ये पहले का है, ये बात का है, लेकिन ये आगे चल के परेशान करेगा। इसलिए इसमें एक अहम बात हिडन है जिसको हमें जानना है। नॉर्मली विद्यार्थी को नहीं पता होता, नॉर्मली विद्यार्थी बस ऐसे ही लगाता है, शिक्षक भी ऐसे लगा देते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि आखिर इसको इनिशियल इसको फाइनल क्यों बोला गया। मैं बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला कि गांव की इनिशियल पॉपुलेशन कुछ रही होगी, वो इतने परसेंट से बढ़ गई, तो बढ़ के पहले साल पॉपुलेशन कुछ हो गई। जो बढ़ के पहले साल पॉपुलेशन हुई थी वही इतने परसेंट घट गई तो क्या हो जाएगी P2, और पॉपुलेशन कहां पहुंच चुकी है P2। अब यहां से फिर बढ़ गई इतने 57, तो ये हो जाएगी क्या हमारी P3। अब ना घट रही है ना बढ़ रही है। जब इसको सक्सेसिव में आगे बढ़ाते हो ना, तो सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ये सब कट जाते हैं। तो क्या बचता है? इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन, यही बचता है ना। इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन, ठीक है ना। इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन, क्लियर है कि नहीं? इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन एंड देन फाइनल पॉपुलेशन। सक्सेसिव में हमेशा इनिशियल और फाइनल ही बचता है, बाकी सब कट जाते हैं। हाँ, अब आपको यहां पे कटते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये न्यूमेरिक नंबर्स हैं, ठीक है ना, लेकिन जब कंसेप्चुअली देखेंगे तो मेरे को यहां दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इसको देख के नहीं समझ में आएगा, इसको देख के समझ में आएगा कि यार सक्सेसिव में एक स्टेप फिर अगला स्टेप फिर अगला स्टेप क्रम से है, तो ये सारे कट जाते हैं, केवल इनिशियल बचता है और फाइनल। इसीलिए जो यहां पे रेशियो आता है ना, तो हम इसको इनिशियल मानते हैं और इसे क्या मानते हैं। तो इसको क्या पढ़ोगे, तो ध्यान रखना आज के बाद हमेशा, इसको क्या पढ़ोगे डिपेंड करेगा कि तुम इसको क्या पढ़ रहे थे, और इसको क्या पढ़ोगे डिपेंड करेगा तुम इसको क्या पढ़ रहे थे। अब यहां पे हम इसको क्या पढ़े ये डिपेंड करता है कि ये क्या था, तो ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी। हम इसको फाइनल क्यों बोले, क्योंकि बढ़ते घटते बढ़ते हमारी कहां पहुंच गई, अंतिम स्थिति का पॉपुलेशन, तो दिस इज द फाइनल पॉपुलेशन। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा कि तुम इसको क्या पढ़ रहे थे, और इसको क्या पढ़ोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम जहां तक पहुंचे हो वो क्या चीज इंडिकेट कर रही है, उसको क्या पढ़ रहे हो आप। जो पढ़ रहे हो वही आप इसको पढ़ोगे। लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, वो कितना भी टेक्निकल घुमा ले जाए, आप हर बात इसकी पकड़ ले जाएंगे। आगे घुमाएगा अभी तुम देखना, तुमको एहसास भी होगा कि सर अगर आप वास्तव में आप ये बात ना बताते तो हम ये बात ना पकड़ पाते। तो ध्यान रखना, यहां नहीं दिखेगा लेकिन इसमें दिख जाएगा कंसेप्चुअल पार्ट में,
तो दिमाग में बैठा लो कि सक्सेसिव में जो फाइनल वैल्यू आती है उसमें इसे क्या पढ़ेंगे डिपेंड करेगा इसे क्या पढ़ रहे थे, इसे क्या पढ़ेंगे डिपेंड करेगा इसे क्या पढ़ रहे थे। बहुत गहराई से लिखते समय रेशियो ध्यान देना। मैडम उठ जाओ, आप सो रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हमारी क्लास में हैं, ये इनिशियल और फाइनल। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा सुनना, ये भी लिखना अच्छे से नोट करके बगल में। ठीक है, बोलो भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ये बताओ बच्चे, अब ये तुम लोग बताना यार, ठीक है ना। कोशिश करना और बताना क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या बच्चे, ऑप्शन ए। एक लाइब्रेरी में 20% पुस्तक हिंदी में है। अब देखो 20% पुस्तक हिंदी में है तो 20% पुस्तक हिंदी में है 1/5। 20% पुस्तक हिंदी में है तो कितनी हिंदी में है? 1। किसका? टोटल का। अगर टोटल पुस्तक हमारी 5 थी, टोटल पुस्तक मतलब इनिशियल में कुल पुस्तक हमारी 5 थी, तो 1 हिंदी में, तो शेष कितना? अब आप कहेंगे गुरुजी 1 क्यों नहीं लिखे आपने, शेष क्यों लिखा? शेष इसलिए लिखा क्योंकि अगला एक्शन किस पे है? शेष पे है। कह रहा है और शेष का 50% अंग्रेजी में, तो 50% 1/2 ये अंग्रेजी में है, किसका? शेष का। तो इतना परसेंट अंग्रेजी में, तो कितना अंग्रेजी में? 1। किसका? शेष का। यानी अगर शेष 2 है तो 1 अंग्रेजी में, तो शेष कितना बचा? 1। अब कह रहा है शेष का 30% फ्रेंच में है, तो 30% होता है 3/, तो इतना फ्रेंच में है, किसका? शेष का। तो शेष अगर 10 है तो 3 फ्रेंच में है, तो शेष कितना बचा? ये 7 कौन सा शेष है? फाइनल शेष है। फिर कह रहा है कि और कुल शेष 6300 क्षेत्रीय भाषा में है, तो कुल शेष कौन है? और यही क्या है? क्षेत्रीय भाषा में। इसने बोला ना कि जो कुल शेष हैं वो 6300 हैं जो क्षेत्रीय भाषा में है, तो कुल शेष कौन है? यही तो है जो कुल शेष को इंडिकेट कर रहा है, जो किसमें है? क्षेत्रीय भाषा में है। ठीक है, तो कुल पुस्तक कितनी है?
2 दूना और 2 पंजे, 5 पचे और ये 7। ये किसको शो कर रहा है? टोटल बुक। याद आ रहा है कुछ? आप टोटल बुक बोल रहे थे। ये शेष पुस्तक और ये वो पुस्तक जो क्षेत्रीय भाषा में है। भाई ये कुल शेष पुस्तक है ना, और कुल शेष पुस्तक किस भाषा में है? क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में। तो इसका मतलब ये कुल पुस्तक है और यही कुल पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। इसका मतलब ये क्षेत्रीय भाषा वाले पुस्तक को शो कर रहा है। तो हमारी कुल पुस्तक क्षेत्रीय भाषा वाला कितना है? 7 नहीं है, 7 9। तो कुल पुस्तक पूछा है, 900 कर दो, 22,500। ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच मिला के कुल कितनी पुस्तक हैं, तो 25 से 7 कितना बढ़ा? 25 से 7 कितना बढ़ा? 18 बढ़ गया। अब 18 ये क्या है? ये हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच मिला के हैं। भाई देखो, कुल ये थी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला के, ये शेष बचा है ना, तो जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला के। तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला के अगर पूछता कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला कुल कितनी पुस्तक है, तो 18 है। 18 का 900 गुना, 18 9 मैडम, 18 9 120, 126, 18 9 144, 18 9 162। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो मैं कुल जानना चाह रहा हूं कितना तैयारी है आप लोगों की ना। बहुत बढ़िया तैयारी है। चलिए नोट कर लीजिए। 18 9 162 होता है। 16,200 ये कौन सी पुस्तक है? ये वो पुस्तक है जो हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच मिला के है। और टोटल कितनी है? ये तो हमने निकाल लिया 22,500। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? रिमेनिंग का तो कितना सिंपल बोल रहा है। आप अपने बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से आप कमजोर हैं, ये बात तो प्रूव है, मैं पहले से जानता हूं, बट आपको महसूस भी मैंने करा दिया कि ऐसा ही है। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे। आगे बढ़े, टाइम हो गया है। तो बोल भी नहीं रहे हो, गायब भी हो। वाह, कर लो अपने मन की तुम सब लोग जो कर रहे हो।